चलिए ये अगस्त वाला जो करंट अफेयर है उसका पार्ट 2 है। राष्ट्रीय करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले में हो सकता है थोड़ी बहुत आवाज़ अच्छी नहीं हो, अब देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो राष्ट्रीय करंट अफेयर, लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन। अमित शाह ने लद्दाख में जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, चांगथांग, ये 5 नए जिलों की घोषणा करी है। वर्तमान में लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। कैबिनेट द्वारा मतलब कौन से 5 नए जिले बने हैं? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। कैबिनेट द्वारा विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी गई है। विज्ञान धारा को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। पहले से चल रही है विज्ञान धारा योजना, तो कैबिनेट ने इस विज्ञान धारा योजना को कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी है। अगला है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से इस बार नहीं आया तो बस सोच लो, कुछ भी पूछे जा रहे हैं उल्टे सीधे, ये तो आएगा ही आएगा। 23 अगस्त को भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस NSPD 2024 मनाया। इस दिन 23 अगस्त 2023 को भारत ने चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर उतारने की उपलब्धि हासिल की थी। चंद्रमा पर रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला पहला देश बन गया है। तो चंद्रमा पर जो रोवर उतारने वाले देशों की संख्या में हमारा है 4th और दक्षिणी ध्रुव पर 1st है। तो ये कब उतारा गया था? 23 अगस्त 2023 को। विक्रम लैंडर का नाम था, प्रज्ञान रोवर का नाम था, शिव शक्ति उसी जगह का नाम था जहाँ पर उतारा गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 की थीम क्या है? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये है इसकी थीम। चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, 23 अगस्त 2023। चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर समुद्री बचाव केंद्र का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। आगे भी पढ़ेंगे हम, कई बार आएगा ये कि चेन्नई में समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला टॉपिक है करुणानिधि का जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो एम करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एम करुणानिधि, उनके जन्म पर उनके 100 साल हो गए उन जन्मदिन के, उस पर राजनाथ सिंह ने एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। अगला है साहब AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। तो AI आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली जिसका नाम है NPSS, यह किसानों को अपने फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से जुड़ने में मदद करेगी। NPSS कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि चेक बाउंस मामले का निपटान हेतु केरल में भारत की पहली डिजिटल अदालत। तो पहली डिजिटल अदालत कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, जो कि चेक बाउंस का काम करेगी, डिजिटल वाली अदालत। इसका नाम क्या है? केरल के कोल्लम में 24/7 ऑन कोर्ट्स नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया गया है। तो भारत की पहली डिजिटल अदालत कहाँ पर है? केरल में है, जो कि चेक बाउंस का काम करेगी, केरल के कोल्लम में 24/7। पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला, ये कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में की गई। अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है और इसमें करीब करीब 400 निर्वाचित महिलाएं ने भाग लिया था। ठीक है जी। अगला आया लेमन ग्रास खेती के हेतु समझौता। तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान CIMAP ने उड़ीसा के आदिवासी किसानों के बीच लेमन ग्रास की खेती के विस्तार करने के लिए भुवनेश्वर में एक जो है समझौता कर लिया। ठीक है। तो पूछेंगे कि भाई कहाँ के किसानों से समझौता किया गया लेमन ग्रास की खेती के लिए? तो उड़ीसा के आदिवासियों के किसानों के साथ लेमन ग्रास करने के लिए समझौता किया गया है। किसने किया है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान ने। अगला पॉइंट है RBI द्वारा देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य RBI द्वारा नियमित रूप से प्रसारित आंकड़ों को वैश्विक मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत करना है। ठीक है। ओके,
तो ये किसके में किया गया है? RBI के डिप्टी गवर्नर है कोई माइकल देवव्रत पात्रा, उनकी अध्यक्षता में किया गया है। और ये आंकड़े जो हैं RBI के उनको मानकीकृत करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करेंगे। अगला है साहब कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नई संसदीय समितियों का गठन किया गया है। तो ऑब्वियसली जब नई लोकसभा बनी है तो उसमें नई समितियों का गठन किया गया है। तो एक बार जल्दी देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, जो कि शायद जो एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट समिति होती है, जो कि कैग की रिपोर्टों की छानबीन करती है, सार्वजनिक व्यय की छानबीन करती है। तो इसका हेड कौन बनाया है? KC वेणुगोपाल को बनाया गया है। KC वेणुगोपाल जो है लोक लेखा समिति का हेड है। और उसकी कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और ज़्यादातर समय डबल लोकसभा के होते हैं और आधे राज्यसभा के होते हैं। तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा है इसमें। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। इसमें 30 सदस्य हैं प्राक्कलन समिति में, और ये बजट अनुमानों की जांच करती है। इसमें मंत्री सदस्य नहीं हो सकते, ठीक है, और सभी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, एक भी राज्यसभा का नहीं होता, और मंत्री तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की जांच करती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं। इसका हेड है संजय जायसवाल। सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति वैजयंत पांडा है इसके हेड, और 22 सदस्यों की समिति है। सार्वजनिक उपक्रमों पर वाली समिति है। अन्य पिछड़े वर्गों की कल्याण समिति में गणेश जी पिछड़े वर्गों का कल्याण करेंगे। इसमें 30 सदस्य हैं। और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण की समिति में फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। तो अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं ना, ये फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, ये इनके हेड, और इसमें 30 सदस्य होते हैं। चलो अगली खबर है कि प्रधानमंत्री द्वारा 109 नई फसल किस्मों का अनावरण किया है। फसलें तो कम है, किस्में 109 है, 61 फसलें हैं और 109 किस्मों का अनावरण किया गया है। मोदी ने किया। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा विकसित की गई थी 109 नई किस्मों को। तो ये पूछ सकते कितनी नई किस्मों का अनावरण किया है मोदी ने? तो 109 नई किस्मों का है। नई किस्में, प्रमुख फसलें कौन कौन सी किस्में हैं? पूजा 1801 है, इसका नाम शायद पूसा भी हो सकता है, पता नहीं। तो पूजा 1801 है इसका नाम। ये बाजरा की किस्म है, बाल कुपोषण को ख़त्म करने के लिए है। एक है पूसा 2002, ये भी बाजरा की है, 70 दिन में पक जाती है, जलवायु लचीलेपन वाली फसल है। एक है गिरनार 6, ये मूंगफली की फसल है, गिरनार 6। और नंददयाल 1267, ये चना की फसल है जो कि यांत्रिक कटाई से काटी जा सकती है। तो नंदलाल 1267 किसकी फसल है? चना की। गिरनार 6 किसकी है? मूंगफली की। पूसा 2002 बाजरा की। पूसा 1801 बाजरा की। अपतटीय क्षेत्र में खनिज ट्रस्ट नियम 2024। तो अपतटीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे खनिज ढूंढना वगैरह से संबंधित जो है कुछ नियम निकाल दिए, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 जो था उसके लिए उसकी समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है। तो JPC का गठन कर दिया गया है वक्फ संशोधन विधेयक के लिए। तो ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 31 सदस्य हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सदस्य हैं, 31 सदस्य हैं JPC में 31 सदस्य हैं। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 हैं, मतलब डबल वाला ही हिसाब किताब रहता है इसमें। तो लेकिन है कितने सदस्य? 31 सदस्य JPC में, वक्फ बोर्ड वाली में। यह जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी के पद के किसी अन्य अधिकारी को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए जिलाधिकारी द्वारा विधिवत नामांकित सर्वेक्षण आयुक्त का कार्य भी प्रदान करता है। तो ये सब काम कर रहा था ये वक्फ बोर्ड वाला, लेकिन अब इसकी JPC कमेटी की गठित हो गई 31 सदस्यों वाली। अगला है इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक आधार वाली संरचना, मुस्लिम महिलाओं तथा गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसका जो शक्ति केंद्र है डिजिटल वाला वो बनाया है साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से बनाया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतें दर्ज करने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है। तो डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया है। किसने इसका क्या करवाया? वो करवाया है उद्घाटन, किसने करवाया? साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से करवाया गया है।
ओके। गतिशक्ति विश्वविद्यालय एवं एयरबस द्वारा विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण, ये कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। गतिशक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस, तो पूछ सकते हैं कि भाई किन दो संस्थाओं ने मिलकर विमानन कार्यकारी प्रशिक्षण नई दिल्ली में आयोजित किया? वो किया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस कंपनी जो अमेरिका की है। अगला है अंग परिवहन के लिए पहली बार दिशा निर्देश जारी किए गए, तो ये भी बड़ी अजीब सी खबर है। तो पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों को केवल भारत के क्षेत्र के भीतर ही ले जाया जाएगा। प्रत्यारोपण के लिए किसी भी मानव अंग को भारत के क्षेत्र से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला, निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर। तो शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कृषि आय बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्ष में 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर स्थापित करने पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। 100 निर्यातोन्मुख बागवानी क्लस्टर बनाएंगे अगले 5 सालों में। अगला है IMD एवं रिलायंस फाउंडेशन के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो रिलायंस फाउंडेशन और IMD क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो रिलायंस फाउंडेशन ने जलवायु संवेदनशील समुदायों के लिए मौसम की जानकारी तक पहुंच में सुधार करने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो किसने किए? रिलायंस फाउंडेशन ने किए IMD के साथ MOU। अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में आयोजित किया गया था। इसका विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना, शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह इसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। ठीक है जी, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? भोपाल में हुआ है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन। और इसका जो वो है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। चलिए अगले पेज पर आ जाते हैं। अगला पेज है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 नीति को मंजूरी दी है। E3 क्या है? इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3, तो बायो का मतलब क्या हुआ? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। बायो E3 उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नीति है। चलिए अब आ जाते हैं कला और संस्कृति पर। 78वां राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया 15 अगस्त 2024 को। कौन से नंबर का स्वतंत्रता समारोह चल रहा है? 78वां। 78 स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाए जा चुके हैं। नई दिल्ली में लाल किले पर 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मोदी जी ने लगातार 11वां स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया है। तो कौन से नंबर का भाषण दिया मोदी जी ने? 11वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस पर भाषण दिया है। थीम क्या है? विकसित भारत @2047। तो थीम है इसकी विकसित भारत @2047। मोदी जी ने 11वीं बार लगातार भाषण दिया है। और साहब ये 78वां स्वतंत्रता दिवस था। 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में आयोजित। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया इसका आयोजन। दिव्यांग मेला कहाँ पर किया गया? रायपुर में। दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक कार्यक्रम इन्होंने चालू किया था रायपुर में, दिव्यांग कला मेला। अगला है रत्नागिरी जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स। ठीक है जी, ये क्या होते हैं कि धरती पर जो जैसी रत्नागिरी वगैरह महाराष्ट्र की जगह ना, यहाँ पे पूरी धरती जो पत्थरों से बनी हुई है, तो वहाँ पे फर्श पर धरती का जो होता है पत्थरों का, उस पर जो है ये पुराने ज़माने में बिल्कुल पाषाण युग वाले लोगों ने वहाँ पे कुछ तस्वीरें उकेरी है घिस घिस के ज़मीन पर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। रत्नागिरी के देवउद में पेट्रोग्लिफ का समूह मेसोलिथिक युग का है। ठीक है, तो मीसोलिथिक युग में ये रत्नागिरी के देवउद में पेट्रोग्लिफ बनाए गए थे। तो जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ प्राचीन कला के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें पृथ्वी की सतह है या चट्टान की सतह पर चित्र या डिज़ाइन बनाना शामिल है। ठीक है, तो ये मीसोलिथिक के हैं, बीच वाला जो लिथिक था उसके हैं रत्नागिरी के देवउद में, ये महाराष्ट्र में है। इनको क्या बोल दिया गया है? संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है।
चलिए अब हम आगे पहुंच जाते हैं। अगला, हाँ इसी में है, पेट्रोग्लिफ में गैंडा, हिरण, बंदर, गधा और पैरों के निशान दर्शाए गए हैं। तो कौन कौन होते हैं? गैंडा होता है, हिरण होता है, बंदर होता है, गधा होता है और पैरों के निशान होते हैं। कोंकण क्षेत्र में पेट्रोग्लिफ के समूह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मीसोलिथिक युग के कार्यों, मनुष्य के कार्यों को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट, अजंता गुफाओं तक कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं हैं ही हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर है। जल्दी ही एक नई रेलवे परियोजना के साथ बेहतर पहुंच वहाँ पे निर्मित की जाएगी। इस परियोजना में 23 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी रेल परिवहन सुरंग होगी। ठीक है जी। अगला है, नई दिल्ली में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन। नई दिल्ली में जनपथ में स्थित हथकरघा घाट में हथकरघा हाट में हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो पूछेंगे भाई विरासत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, हथकरघा हाट में। तो हथकरघा जो दिवस है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हथकरघा दिवस स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है जो 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों की वकालत करना, हथकरघा बुनकरों को समर्थन देना था। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था उसमें 7 अगस्त को चालू हुआ था, उसकी याद में हथकरघा दिवस मनाया जाता है। उस हथकरघा दिवस के लिए विरासत प्रदर्शनी आयोजन किया गया हथकरघा हाट, नई दिल्ली जनपथ में। इसे भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का क्षेत्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा रोजगार भारत में एक तो कृषि होती है, दूसरा हथकरघा देता है। अगला है, हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय। हुमायूं के मकबरे में विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। ठीक है जी। तो विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? हुमायूं के मकबरे में किया गया है। नई दिल्ली में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं का मकबरा जो है वो वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है। दिल्ली की प्राचीन बावलियों या सीढ़ीदार कुओं से प्रेरित होकर ये भूमिगत संग्रहालय बनाया गया है। तो हुमायूं के मकबरे में संग्रहालय बनाया गया है वो क्या है? भूमिगत है, जमीन के नीचे है। सांस्कृतिक संपत्ति समझौता, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते का उद्देश्य भारत और यूएसए के बीच पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकना है। नामित सूची में 1.7 मिलियन वर्ष से पहले से लेकर 1947 तक की वस्तुएं शामिल है। यूएसए नामित सूची में शामिल किसी भी जब्त की गई वस्तु को भारत को वापस कर देगा। तो भारत की चीज़ें जो यूएसए वगैरह में बेचने के लिए ले जाते हैं ना तस्करी कर करके, तो वो यूएसए जो है उन अगर कोई जब्त करता है उनमें से कोई भी चीज़ को तो भारत को वापस दे देगा। ये किया गया है सांस्कृतिक समझौता। ये पूछ सकते हैं कि भाई सांस्कृतिक संपत्ति समझौता किसके साथ किया गया है? तो वो किया गया है यूएसए के साथ भारत ने। अगला है, धनगर जनजाति। महाराष्ट्र में एक धनगर जनजाति होती है, वो भेड़ बकरियों के लिए एक चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग कर रही है। तो बहुत आसान सवाल है, पूछ सकते हैं कि भाई धनगर जनजाति कौन से प्रदेश में पाई जाती है? तो धनगर जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है और ये भेड़ बकरियों के लिए चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग कर रही है। धनगर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी रहते हैं। उन्हें गोल्ला या कुरुबा जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये सवाल पूछ सकते हैं कि गोल्ला और कुरुबा किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो वो है धनगर जनजाति। अब हो गया ये खत्म और हम आगे हैं आर्थिक पर। चलिए जी, आर्थिकी। इसमें क्या है? अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो भारत का व्यापारिक साझेदार सबसे बड़ा कौन है? अमेरिका है। तो अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। चीन सबसे बड़ा आयात आपूर्तिकर्ता बन रहा है। ठीक है जी। तो आपूर्ति जो है आयात वाली, भारत जो है सबसे ज़्यादा आपूर्ति किससे करता है? चीन से करता है। व्यापारिक भागीदार कौन है? अमेरिका है। ठीक है, व्यापारिक भागीदार नंबर 1 पे अमेरिका और आयात के लिए चीन। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, सबको आइडिया भी होगा कि भारत चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। तो रूस तेल आपूर्ति करता देश जो है भारत के लिए, रूस सबसे ज़्यादा है, उससे छोटा इराक, फिर सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। तो ना तो इसमें वो है क्या कहते हैं उसे, ईरान वगैरह नहीं है, रूस है, फिर इराक है, इराक, रूस, फिर इराक, फिर सऊदी अरब, फिर यूएई। ठीक है, ये तेल आपूर्ति करते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा। रूस है सबसे बड़ा आपूर्ति करता है, सेकंड नंबर पे इराक, फिर है सऊदी अरब, फिर संयुक्त अरब अमीरात।
ठीक है जी। अगला है KVIC, तो खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जो है उसने और डाक विभाग ने समझौता कर लिया है। तो ये क्या समझौता किया है कि समझौता ज्ञापन के तहत डाक विभाग के कर्मचारी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूरे भारत में स्थापित की जा रही नई इकाइयों का भौतिक सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है उसमें डाक विभाग वाले कर्मचारी जाके उसकी जो नई इकाइयाँ बन रही हैं उनका भौतिक सत्यापन करेंगे। तो ये समझौता किया गया है KVIC प्लस डाक विभाग में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंतर्गत। अगला क्या है, सेबी द्वारा एसेट मैनेजमेंट कंपनियों हेतु परिपत्र जारी। तो सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने परिपत्र में घोषणा की कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रबंध निदेशक या एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के किसी भी समकक्ष अधिकारी को संभावित बाजार दुरुपयोग को करने के लिए तंत्र लागू करने के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। मतलब कि बाजार में दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इनकी किसी भी सूचना का, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वगैरह का, तो उसके लिए इन्हें ही कुछ ना कुछ, इन्हीं कंपनियों को कुछ ना कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगला है 8 राष्ट्रीय हवाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाएं। 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर कितने बनाने की नई मंजूरी मिली है? 8। उनके नाम क्या क्या है? आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, और साहब खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, थराद दीसा मेहसाणा अहमदाबाद राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, अयोध्या रिंग रोड, रायपुर रांची राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, पत्थलगांव गुमलाखंड कानपुर रिंग रोड, उत्तरी गुवाहाटी बाईपास एवं मौजूदा गुवाहाटी बाईपास में का सुधार, नासिक फाटा पुणे के पास खेड़ कॉरिडोर। ये सब जो है 8 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 हेतु 7.28 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। तो आयकर रिटर्न जो है कितने दाखिल किए गए हैं? 7.28 करोड़। तो 7.25 करोड़ जो है वो लोग आयकर जमा करते हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या होती है, 7.25 करोड़। अगला है रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी बन गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। रैपिडो जो है यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी बन गई है 2024 में। एक साल में यूनिकॉर्न, पिछले साल 2 ही बने थे, इस साल जो है 3 यूनिकॉर्न बन गए, जिसमें से रैपिडो थर्ड कंपनी है। तो रैपिडो 2024 में यूनिकॉर्न बनने वाली तीसरी कंपनी है। इसे परफ्यूज और ओला के संस्थापक भवेश अग्रवाल की कृत्रिम AI, मतलब इससे पहले जो है परफ्यूज एक कंपनी यूनिकॉर्न बनी थी और ओला के संस्थापक की एक और कंपनी है कृत्रिम AI करके। ठीक है, तो ये 2 कंपनियां पहले बन चुकी है और रैपिडो बन गई। तो कुल मिला के 3 कंपनियां हैं जो कि यूनिकॉर्न बन गई हैं 2024 के अंतर्गत। उनका नाम है रैपिडो, परफ्यूज और कृत्रिम AI। रैपिडो, परफ्यूज और कृत्रिम AI। यूनिकॉर्न का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जो $1 बिलियन से ज़्यादा इसकी वो हो, क्या बोलते हैं उसे, मूल्य, जिसका मूल्य $1 बिलियन से ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं यूनिकॉर्न। रैपिडो की स्थापना 2015 में अरविंद सांका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश SR ने की थी। 7 PM मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। तो कितने CM मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं? 7 CM मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। 7 PM, CM नहीं, PM, 7 PM मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र परिधान PM मित्र पार्क की स्थापना करी गई है। तो मित्र पार्क कैसे संबंधित होते हैं? वस्त्र क्षेत्र और परिधान से संबंधित होते हैं। तो ये 7 बनाए जा रहे हैं। वृद्धनगर, वारंगल, नवसारी, कलबुर्गी, धार, लखनऊ और अमरावती जिलों में। PM मित्र पार्कों का उद्देश्य विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना और क्षेत्र में नवाचार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है। तो कौन कौन से जिले हैं PM मित्र पार्क के? 7 जिले हैं, वृद्धनगर, वारंगल, नवसारी, कलबुर्गी, धार, लखनऊ, अमरावती। चलिए अगला है MRO उद्योग हेतु स्वचालित मार्ग से 100% FDI। ठीक है जी।
तो MRO का मतलब क्या होता है, घरेलू विमान रख रखाव, मरम्मत और ओवरहॉल। ठीक है जी। तो इसमें 100% FDI के लिए अलाउ कर दिया गया है। ठीक है जी, कि घरेलू विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल के लिए जो कंपनी है उसके उसमें 100% FDI अलाउ कर दी गई है। अब हम आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय पर। अंतर्राष्ट्रीय में क्या है जी, अंतर्राष्ट्रीय में है कि जापान में एक टाइफून आया जिसका नाम था शानशान। तो हमेशा टाइफून और ये सब पूछे ही जाते हैं, साइक्लोन। तो टाइफून जापान में आया है क्यूशू द्वीप पर। ठीक है, तो जापान के क्यूशू द्वीप पर आया है शनशान। शनशान जो है जापान में टाइफून है, जापान में शनशान टाइफून आया जो क्यूशू द्वीप से टकराया। 29 अगस्त को आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की यूएसए यात्रा कर ली इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है क्योंकि इसके बहुत बड़े इफेक्ट आगे आने वाले हैं। इस दौरान भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संपर्क अधिकारियों की तैनाती के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें मिलिट्री के कुछ ऑफिसर यहाँ से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका के कुछ लोग यहाँ पर आकर आएंगे। गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था यानी सोसा एग्रीमेंट है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, सोसा एग्रीमेंट। ये कोई ये इन्होंने आपस में जो हथियार एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हथियारों से, इस एग्रीमेंट का नाम है सोसा एग्रीमेंट। तो ये सोसा एग्रीमेंट जो है बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट है। भारत यूएसए का 18वां सोसा भागीदार है। तो भारत ने अब तक सोसा एग्रीमेंट केवल 18 देशों के साथ किया है, जिसमें से भारत 18वां देश बन गया जिससे इन्होंने सोसा एग्रीमेंट कर लिया गया है। ठीक है, गैर बाध्यकारी आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था है सोसा। दूसरा भारत सिंगापुर त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन। तो भारत और सिंगापुर का दूसरा त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ, सिंगापुर में आयोजित हुआ। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा कर ली। तो उन्होंने दो देशों की, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करी थी। डेट भी थोड़ा बहुत याद कर लो कि 23 अगस्त को यूक्रेन गए थे, 21-22 अगस्त को पोलैंड गए थे। पहले पोलैंड गए थे, फिर यूक्रेन गए थे। वर्ष 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए यूक्रेन की ये पहली यात्रा है। ठीक है जी। चार भीष्म सहयोग हेतु मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब्स दान करके मानवीय सहायता प्रदान करेगा। भारत यूरोप को, मतलब कि एक भीष्म जो है क्यूब होते हैं, भीष्म क्यूब। ठीक है, ये वो ऊपर से फेंके जाते हैं हवाई जहाज से, और वो एक तरह के हॉस्पिटल होते हैं। तो भीष्म क्यूब कितने दिए यूक्रेन को, भारत ने 4 भीष्म क्यूब दिए हैं। तो भारत ने कितने भीष्म क्यूब दिए, 4, और ये दान किए एक्चुअल में। और 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद भारत प्रधानमंत्री जो है पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि यूक्रेन गए हैं। ठीक है जी। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड की भी यात्रा की थी। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हैं। ठीक है, एलोन मस्क की तरह से यहाँ के प्रधानमंत्री पोलैंड के डोनाल्ड टस्क, और जेलेंस्की तो है ही है यूक्रेन का, सबको पता है। 1979 में मोरारजी देसाई के बाद पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की पहली यात्रा है। तो इससे पहले कौन गया था, मोदी से पहले मोरारजी देसाई गए थे पोलैंड में। पोलैंड से यूक्रेन के कीव तक एक ट्रेन से गए थे मोदी जी। उस ट्रेन का नाम क्या है, रेल फोर्स 1 है उस ट्रेन का नाम। मोदी जी पोलैंड से कीव गए थे रेल फोर्स 1 के द्वारा। 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया था। ठीक है, 19वां इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया है। इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका विषय है एक भविष्य का निर्माण। तो हम लोग अफ्रीका के साथ में एक भविष्य का निर्माण कर रहे हैं नई दिल्ली में, और जगदीप धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। चलिए, अगला है जापान भारत 2+2 विदेश और रक्षा स्तरीय बैठक करी गई नई दिल्ली में। तो वो तो करते ही रहते हैं, कहाँ पे हुई, बस नई दिल्ली में होगी। भारत जापान की 2+2 है जो विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक। नेपाल भारत के 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा भारत को। नेपाल जो है भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करेगा। तो भारत को 251 मेगावाट जल विद्युत खरीदनी है नेपाल से। अगला है पैतोंगतार्न, क्या अजीब सा नाम है, पैतोंगतार्न
शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। तो थाईलैंड में पेंतोगतार्न शिनावात्रा, मैंने तो शिनावात्रा याद कर लिया है, जो कि एक नई प्रधानमंत्री चुनी गई है। बेटी थी पुराने प्रधानमंत्री की। पेंतोगार्न शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। शिनावात्रा बन गई है प्रधानमंत्री कहाँ की? थाईलैंड की। थाईलैंड की मुद्रा का नाम है बहत। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? बहत। राजधानी बैंकॉक में थाईलैंड की, और इसकी मुद्रा है बहत। औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ यूएई ने औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ अपने ब्रिक्स समकक्षों के साथ भाग लिया। ठीक है जी, शुभारंभ में अपने ब्रिक्स समकक्षों के साथ भाग लिया है। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक 2025 में ब्राज़ील द्वारा आयोजित की जाएगी। तो अगले साल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक होगी, वो ब्राज़ील में आयोजित की जाएगी। और यूएई ने औद्योगिक दक्षता केंद्र के शुभारंभ को ब्रिक्स समकक्षों के साथ में भाग लिया। ओके, ब्रिक्स के पास विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 35% हिस्सा है, जो 2040 तक 45% बनने की उम्मीद है। तो ब्रिक्स में जो भी देश हैं उनमें 35% जीडीपी है दुनिया की। अगला, क्रोएशिया द्वारा अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः शुरू करने की घोषणा करी गई है। तो क्रोएशिया जो है वो रूस के आसपास का देश है क्रोएशिया, वहाँ पर सैन्य सेवा पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, यूरोप में तनाव बढ़ रहा है, उस तनाव को देखते हुए क्रोएशिया ने जो अनिवार्य सैन्य सेवा है दोबारा से चालू कर दी है। भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। तो कैग ने, भारत का जो कैग है उसने उज्बेकिस्तान गणराज्य के चैम्बर ऑफ अकाउंट्स के साथ में ताशकंद में समझौता कर लिया है। ठीक है जी, उज्बेकिस्तान के साथ में कैग ने ताशकंद में समझौता कर लिया है। उसमें कैग जो भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने हस्ताक्षर किए। एमओयू जो है वो लेखा परीक्षण में सहयोग करेगा और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करेंगे दोनों देश अपने साथ में। कौन? उज्बेकिस्तान प्लस इंडिया। कैग में समझौता कर लिया उन्होंने। अगला है भाई 6वीं भारत ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय सुरक्षा वार्ता। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई? ये कैनबरा में आयोजित की गई है। ठीक है जी, भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया कैनबरा में, मतलब इंडिया में नहीं करी गई है, ऑस्ट्रेलिया में करी गई है। भारतीय विदेश मंत्री की मालदीव की आधिकारिक यात्रा। तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, वो मालदीव की आधिकारिक यात्रा कर ली उन्होंने। ठीक है, मालदीव चले गए वो। सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण और मालदीव में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की शुरुआत का समझौता ज्ञापन करके आ गए। ठीक है जी, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करवाएंगे हम लोग, और मालदीव में यूपीआई चालू करवाएंगे। ठीक है जी। अगला है पॉल कागामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बन गए। तो पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति हैं। तो कोई भी पूछे कि भाई रवांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो बोले हैं पॉल कागामे। पॉल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति हैं। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे बन गए हैं। रवांडा पूर्वी अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। यह विश्व का 5वां सबसे घनी आबादी वाला देश है। चलिए अगला पढ़ते हैं। रेजर पे फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची में शामिल हो गया है, इसे 70वां स्थान मिला है। फोर्ब्स क्लाउड 100 सूची 2024 में भारतीय कंपनी जो है, वो जो पेमेंट गेटवे कंपनी है रेजर पे, वो सूची में 70वें स्थान में पहुंच गया। बेंगलुरु स्थित रेजर पे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड को सूची में 70वां स्थान मिला है, जो पिछले वर्ष में वैसे अच्छे स्थान पर थी 49वें के, अब 70वें पहुंच गई। लेकिन टॉप 100 में केवल एक ही कंपनी भारत की क्लाउड प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और नेतृत्व में रेजर पे इस सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। ठीक है जी, 70वें स्थान पर है रेजर पे फोर्ब्स की क्लाउड 100, ये क्लाउड 100 सूची है। ठीक है जी। अगला है जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका हेतु वीज़ा ऑन अराइवल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। तो भारत ने 3 देशों को वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा को बताया कि जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई, ठीक है, तो यूएई और साउथ कोरिया और जापान, इन तीनों को वीज़ा ऑन अराइवल दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन सारे हवाई अड्डों पर नहीं है, कुछ ही हवाई अड्डों पर है। शायद ये 6 हवाई अड्डों पर है, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता।
शेख हसीना का बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया गया, ये बहुत बुरी खबर है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत में शरण ले ली। ढाका से निकलने के बाद वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची थी। आज़ादी के लिए लड़ने वालों और उनके बच्चों और नाती नातियों के लिए ये 30% कोटा दे रखा था उसमें बांग्लादेश में। वो 30% कोटा वापस लेने का विरोध स्टूडेंट वगैरह कर रहे थे और उसी में हो गया पूरा नाटक और इन्होंने भागा ये बेचारी शेख हसीना। चलिए शेख हसीना जून 1996 से जुलाई 2001 तक और बाद में जनवरी 2009 से लेके और अगस्त 2024 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। वह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। ठीक है, 2 बार वो अलग अलग टेन्योरों में प्रधानमंत्री रही हैं। 1996 में रही थी और 2009 से लेकर 2024 तक रही हैं। चीन का पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया गया। तो चीन ने जो है जो एलोन मस्क की कंपनी की तरह से अपनी भी एक 18 उपग्रहों को उन्होंने भेजा है चीन अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक नेटवर्क का चीनी संस्करण बनाने का प्रयास कर रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट LEO में इन्होंने उपग्रह भेजे हैं, 18 उपग्रह भेजे हैं। तो चीन ने कितने उपग्रह भेजे हैं? 18 उपग्रह भेजे हैं। और ये भी एक इंटरनेट की स्टारलिंक जैसी अपनी एक कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन 2024 तो हुआ होगा भाई, भारत मॉरिशस व्यापार सम्मेलन। हम क्या करें ये बताओ। चलो अगला है संघीय गणराज्य जर्मनी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है। तो जर्मनी जो है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल कर लिया इन्होंने। तो संघीय गणराज्य जर्मनी आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया के सियोल के दक्षिण में प्योंगटेक में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान यूनाइटेड नेशंस जो भी है कमान में शामिल हो गया है। कौन? जर्मनी हो गया है। जर्मनी UNC का 18वां सदस्य बन गया है। UNC एक ऐसा समूह है जो दक्षिण कोरिया के साथ भारी किलेबंदी सीमा की पुलिसिंग में मदद करता है। युद्ध की स्थिति में दक्षिण कोरिया की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पसांग लहामू शेरपा के नाम पर चंद्रमा के क्रेटर का नाम बनाया गया। तो चंद्रमा में क्या हुआ है कि उसके दक्षिणी ध्रुव में एक क्रेटर है जिसका नाम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेपाली महिला पसांग लहामू शेरपा के नाम पर लहामू रख दिया गया है। तो पसांग लहामू विश्व की सबसे ऊंची शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला थी, लेकिन उतरते समय वो दक्षिणी शिखर के पास उनकी मृत्यु हो गई थी। तो नेपाल सरकार ने पसांग लहामू को राष्ट्रीय दिग्गज के रूप में घोषित करके उनकी स्मृति में ये सम्मान दिया है। तो साउथ जो चंद्रमा का साउथ पोल है वहाँ पर पसांग लहामू शेरपा के नाम पर एक क्रेटर का नाम लहामू रख दिया है। ठीक है जी। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष पद संभाल लिया है। ठीक है जी। तो एशियन क्या कहते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जो सेंटर है उसका जो अध्यक्ष है कौन बन गया है? इंडिया बन गया है। एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का कौन बन गया है अध्यक्ष? इंडिया बन गया है। और किससे इन्होंने ली है? चाइना से इन्हें अपनी जो अध्यक्षता है वो मिली है। भारत और उसके 8 पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी जो है ये ADPC के सदस्य हैं, संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है जी। तो उसका हेड बन गया भारत। ठीक है, अब हम आ गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगली वीडियो में बनाएंगे। ओके, तो बंद करते हैं। बाय बाय।